अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं और शदीद गर्मी है इस्लामाबाद के अंदर। आज इस सीज़न का पहली मरतबा एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड आज इस्लामाबाद में रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन एक और किस्म की गर्मी आ रही है आपकी तरफ और वो गर्मी है बजट की। जो अभी तक इशारे और इशारे हैं उससे तो लगता है कि बजट के अंदर से अगर आपने कहीं पर कुछ ठंडक तलाश करनी है तो शायद आपको ना मिले। बजट कल प्रेजेंट हो रहा है। जो इशारे हमारे पास आए हैं वो इकनॉमिक सर्वे के ज़रिए आए हैं। इकनॉमिक सर्वे से आपको पता चलता है कि हुकूमत ने क्या मारे हैं पिछले पूरे साल में, कौन कौन से शोबा है मईशत ने बड़ी कारकर्दगी दिखाई है, कौन कौन से मामलात हैं जहाँ पर हुकूमत अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पाई और कहाँ कहाँ पर हुकूमत क्या क्या करना चाहती है। और उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके अंदर उन्होंने चंद बातें की जो हम अपने पैनल के साथ ज़ेर बहस लाएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम के हिस्से में हम जानना चाहते हैं कि जो इकनॉमिक सर्वे है जिसको हुकूमत ने जारी करते हुए ख़ुद कहा कि ये बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर से हमें मईशत की सेहत के बारे में क्या पता चलता है और इसमें से कितनी हिद्दत हमें महसूस होती है, वो हिद्दत जो शायद बाज़ शोबा है ज़िंदगी के लिए काबिल बर्दाश्त ना हो। हमारे पास बिलाल मौजूद है, वज़ीर मुमलकत बराए रेलवे, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर फ़रक सलीम साहब माहिर मईशत है, इनके तबसरे, इनके आर्टिकल्स, इनकी तहकीक आप देखते सुनते और पढ़ते रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास डॉक्टर उस्मान राना साहब मौजूद हैं जो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान पर वो एक ज़ाती दौरे पर आए हुए हैं, तो हमने इनको आज रोप इन कर लिया। माहिर मईशत भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ शकील अहमद जो सुबह से और बल्कि कल से समा के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग के जादू जगा रहे हैं, उनके पास बहुत सारी मालूमात भी है। और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बिलाल अज़हर कैनी साहब से ये सवाल पूछ रहे थे कि कल क्या कोई बड़ी रिलीफ आने वाली है, नहीं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो अगर बिलाल साहब आप समझे मुनासिब तो पहले हम ज़रा एक्सपर्ट्स से पूछ लेते कि इनके ख्याल में इकनॉमिक सर्वे में क्या बताता। तो क्विक फायर, अगर आपको 1 मिनट में इकनॉमिक सर्वे को समअप करना होगा तो अच्छा बुरा क्या है? देखिए, एक तो ये इक़्तिसादी सफ़र है जो साल गुजर गया, माली साल, तो वी टॉकिंग अबाउट द पास्ट। इसको माशी कहानी कह लीजिए। 2 सिक्के हैं, दोनों सिक्के आपके साथ, दोनों उस सिक्के का, सॉरी एक सिक्का है, उस सिक्के के दोनों रुख आपके सामने रख देते। देखिए, एक तो ये है कि हुकूमत की अचीवमेंट्स, अफराद दर जो है वो कोई 26% थे, 27% थे, वो अब कह रहे हैं कि 0.3 पे आ गया। करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमेशा मुझे याद है 16-17 अरब डॉलर पे पहुंच गया था, अब वो कह रहे हैं कि तकरीबन बराबर हो गया। 3 अरब के ज़खायर थे वो 9 अरब पे चले गए। 30 अरब की जो है वो एक्सपोर्ट थी, वो कोई 32-33 पे चली गई। ये एक रुख है अदाद शुमार का। ठीक। और ये लेकिन ये बड़ी जो तस्वीर, इसको मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं, ये मैं सुन रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक आम आदमी नहीं सुनना चाहता। ठीक है, नहीं सुनाते, ठीक है ना, बताया। हाँ। तो ये एक सिक्के, ये सिक्के का एक रुख। सिक्के का दूसरा रुख ये है कि पाकिस्तानियों की कुव्वत ख़रीद का, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बेड़ा गर्क हो गया, यानी कि किसी काबिल नहीं रहे। और उसका एक इशारिया भी हमें 1-2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने बताया। वर्ल्ड बैंक की जो फिगर्स हैं वो कहता है तकरीबन 45% पाकिस्तान की आबादी शराए गुर्बत से नीचे। नया म्यार जो उन्होंने बनाया है इसके ऊपर ये म्यार सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया, सारी दुनिया के लिए, ये सारी दुनिया के लिए ये म्यार है। लेकिन पिछले साल कुछ और म्यार, मतलब आप कह रहे हैं कि सारी दुनिया पे ज्यादती कर रहा है वर्ल्ड बैंक। फेयर पॉइंट, ठीक है। अब 10 करोड़ पाकिस्तानी, पिछले साल 9 करोड़ थे, 1 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी शराय गुर्बत से गिर गए। ठीक, इसका क्या मतलब है? देखिए, पिछले कोई 2 सालों के अंदर जो मजमूई इन्फ्लेशन रहा है ये वो कोई 65-70% है। आमदन आपकी और मेरी बड़ी नहीं है। ठीक। अब आम आदमी जो है वो उसको आप जाके बताएं कि भैया करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 17 अरब से 1 अरब पे पहुंच गया या हम सरप्लस में चले गए हैं, उसको आप ये जाके बताएं भैया वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो 26, उसके हाथ में जो कुछ होगा वो आपके सर पे दे मारेगा। देखिए, मैं एहतियात से उसको बताऊंगा, जिसके हाथ में कुछ ना हो उसको बताऊंगा, उसको बताइए। अब आप सोचिए कि ऐसे घरानों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो कहते हैं कि बिजली का बिल देना है या बच्चे की फीस देनी है, ठीक है, या अस्पताल में बीमारी का मामला तय कर, बीमारी। अब खुदाया, अच्छा ऐसे लोग भी कहें कि मेरे 2 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और मैंने सोचना है कि एक बच्चे को स्कूल, अंदाज़ा कीजिए कि ये वालिदैन के लिए ये फैसला करना। ठीक। तो एक तरफ ये अदाद शुमार है, सारे दुरुस्त हैं बिल्कुल, और दूसरी तरफ ये खौफनाक, दूसरी तरफ ये है गुर्बत। अभी गुर्बत पर ही रहते हैं ज़रा। अच्छा, मैंने पहले मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब से पूछ लूँगा, लेकिन अब आपके पास काफ़ी मवाद है जवाब देने को। तो बाकी सारे अदाद शुमार एक तरफ, इंसान की जो विपता है आवाम की वो दूसरी तरफ।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत शुक्रिया जी आज इस शो में दावत देने का, और आपको और आपके तवसत से आपके नाजरीन को जी ईद मुबारक। तलत साहब देखिए, जब बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, एक तरफ मुआशी जो सफ़र पिछले 1 साल में तय हुआ है, मेरे ख्याल से जी बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत से बेहतर था। आई थिंक मुझे याद है साल पहले तो काफ़ी लोग हुकूमत लेने की बात से भी झिझकते थे, इसलिए कि कौन संभालेगा ये मईशत, ये डिफ़ॉल्ट होने लगे, डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, कौन IMF के साथ प्रोग्राम तय करेगा, कौन महंगाई भी नीचे लाएगा, कौन बिजली के नर्क भी नीचे लाएगा, IMF का प्रोग्राम भी तय करेगा, IMF का प्रोग्राम भी चलाएगा, ये लोगों की तवक्कुआत। आपके ऑपोनेंट्स से बल्कि कहते थे कि आप श्रीलंका बनने जा रहे हैं जी, और जी और उस टाइम पे आपको याद है कि जब एक जमात को मौका मिला हुकूमत बनाने की बात करने का, तो वो इस वजह से उन्हें गुरेज की कि ये तो इनको संभालने दें, ये तो इसी के वजन तले गिर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, और ये जो मुआशी बेहतरी आई है ये अबव एक्सपेक्टेशंस भी रही है, और बैन अवी सतह पर भी, चाहे रेटिंग्स एजेंसीज हो, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स हो, उन्होंने तस्दीक की। मगर क्या इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज रोजी? एब्सोल्युटली नॉट। जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, इस बात में बिल्कुल एक हकीकत है कि आज हालात मुश्किल हैं, कुव्वत खरीद के चैलेंजेस हैं। क्या इससे बहुत बदतर होते अगर हमने ये इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक सफर स्टेबिलिटी का ना तय किया होता? यकीनन होते। देखिए, अगर महंगाई आपका मानना ये है कि अगर ये हालात जो निस्बतन दुरुस्त हुए, सिक्के का एक रुख, अगर वो दुरुस्त ना होता तो दूसरा रुख इससे भी भयानक होता। जी, अगर आपकी 0.4% के बजाय 30% की महंगाई की शरह रहती है, 25% रहती, तो यकीनन हर चीज़ के नर्क ज़्यादा होते। अगर बिजली के नर्क हमने पिछले 1 साल में ना कम किए होते, जिससे इंडस्ट्री कमर्शियल के अलावा हर पाकिस्तानी शहरी के लिए बिजली के नर्क कम हुए हैं, वो कमी ना हुई होती तो यकीनन महंगाई ज़्यादा होती। सब्जियों की कीमत जो गिरी है वो ना गिरती तो मजीद महंगाई ज़्यादा होती। मगर क्या इन कमियों के बावजूद हालात मुतमईन, हम ऐसे इत्मीनान हम कह सकते हैं कि हालात बेहतर, बहुत अच्छे हो गए, बेहतर हुए हैं, मगर आगे सफर बाकी है। और ये बजट और आगे ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सफर है, कल आप देखेंगे बजट के अंदर भी और अगले 1 साल में यही इसी तसलसल के साथ जारी रहेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर रोजाना बात करते हैं कि एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, जो कि फैंसी वर्ड है किस चीज के लिए, कि पाकिस्तानी शहरी के लिए सस्ती, अफोर्डेबल, यकीनी एनर्जी यकीनी बनाई। जब हमें मिलने लगती है उसके ऊपर आप टैक्स लगा देते हैं। नहीं, देखिए सोलर के ऊपर फिर हम जोर लगाते हैं, फिर अब वापस ले लेते हैं। नहीं तो साहब देखिए, आज ऐसा तो नहीं कुछ करने वाले, आज भी सोलर की पॉलिसी आपके पास मौजूद है, और ग्रिड की बिजली भी यकीनन सस्ती हुई है। बज़ौर बाजू आपसे रुकवाया, आप तो बर्दाश्त करने लगे। नहीं तलत साहब, वो भी अगर वो पॉलिसी भी आ जाए तब भी सोलर का आपको फिर भी पे बैक पीरियड अच्छा रहेगा। वो सिर्फ उसकी रेट की एडजस्टमेंट थी, वो दोनों लगता है कुछ करने लगे सोलर की। देखिए, वो एक अलग मामला है। ये जिस तरह आप हमें तैयार कर रहे हैं ना ज़हनी तौर पे। नहीं तलत साहब, बात ये, वो तो अगर ऐसी सोलर पॉलिसी वैसे भी आउटसाइड बजट होगी, मगर कहने का मकसद ये है कि तलत साहब देखिए, हमने बड़ा मुश्किल सफर पिछले 1 साल में तय किया है। महंगाई भी कम हुई, बिजली के नर्क भी कम हुए, मगर इसी के अंदर जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, करंट अकाउंट सरप्लस भी दिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी मुस्तहकम किए, IMF का प्रोग्राम भी चला, और ऐसे प्रेशर में डॉक्टर तलत साहब के पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारियत के दौरान हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अप्रूवल आया IMF के पास। भारत ने हर मुमकिन कोशिश की उसको डिले कराने की, मगर हमारी परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पर सुरखरू हुए। अब इस बुनियाद पे हमने आगे मईशत को इस तरीके से लेके चलना है। या आप चाहते हैं तो इस पे मैं बाद में हम बात करेंगे इसको। मैं जरा तो आप बात करें ट्रेजेक्टरी की, कि आप ट्रेजेक्टरी को देखिए और जो मुमकिन परफॉर्मेंस एक साल में हो सकती थी, रिफ्लेक्ट ऑन इट। डॉक्टर साहब, जब आप बाहर से बैठ के देखते हैं मईशत को, और ये तमाम साल के अंदर जो ऊंच नीच हुई, और जब आप ये क्लेम्स देखते हैं जो आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दिए, हमारे पास दूसरे क्लेम्स हैं, आई एम श्योर शकील विल रिफ्लेक्ट ऑन दैट, तो आपको क्या तस्वीर बनती हुई नजर आती है पाकिस्तान की मईशत की? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूंगा दोनों मेहमान के बात से, थोड़ा थोड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नो डाउट ये हुकूमत लाने में कामयाब हुई। अगर आप पोस्ट वॉर देखें, ट्रस्ट इंक्रीज़ हुआ बोथ पब्लिक का, और साथ ही साथ आपके जो लेंडर्स हैं उनका भी ट्रस्ट डेवलप हुआ, जो उन्होंने मेंशन किया। आप इवन US authorities they offered a trade, so which is a good sign. Russia also interested in steel mill, but on the other side the worry part is this large manufacturing sector. आपका जो है सर्वे के अंदर देखते हैं हम अंडर परफॉर्म किया है। जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इस टाइम अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड इज दैट वी आर putting more taxes on the large manufacturing sectors. So we have to incentivize them. अभी हम 45% टैक्स उनको कर रहे हैं, तो अगर ये 25% या 30% पे भी आ जाता है तो that will be a great. तो बड़े इंजन के साथ आपने खींचना है बड़ी मईशत को, तो उसके लिए आपको लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपको ज़राअत में कोई परेशानी नहीं हुई जिसके अंदर हमारी कारकर्दगी जो है वो ठीक नहीं रही? और मैं बल्कि उसमें देख रहा था, आई एम श्योर आप लोग रिफ्लेक्ट करेंगे कि जो हमारी फसलें होती थी किसी ज़माने में, जो हमारा मेन रिलायंस होता था, उसी आखिर वो
भैंसें आ गई हैं, गाय आ गई है, गोश्त आ गया है, डेयरी आ गया है, मुर्गी आ गई है, सब गधे भी आए। इसको मैं मज़ीद रिफ्लेक्ट नहीं करूँ, बट गो ऑन। आप तो आपको एक तो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़राअत, और आपको कहाँ पर लूप होल्स कहाँ पे नजर आते? और जो सर्विस सेक्टर्स में अगर आप देखें, जो आपकी कंज्यूमर एक्टिविटी है उसको वो वीक हुई है। एक तो वो एक वरी साम है। दूसरा जो आपने जैसे बात कर ली एग्रीकल्चर की मेजर क्रॉप्स है। दूसरा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, जिसके ऊपर टैक्स के ऊपर जो है बात करनी है, क्योंकि आप अगर देखें पास्ट 5 ईयर्स में आपने सैलरीड क्लास के ऊपर 750% आपने दुखती रग के तो ऊपर आपने ईद के तीसरे दिन अगर थोड़ा मार दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके ऊपर अगर नहीं होंगे, इसके ऊपर नहीं होंगे, और जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 13% पे जाएंगे, इंटरवल्स में जाएंगे, तो और वो भी 9 पॉइंट समथिंग परसेंटेज दी गई। लेकिन बात ये है कि आप जब तक आप गोल्ड को देख लें, एक एग्जांपल देते हैं, उसका जो लीगल है वो 13% है, और जो उसका स्मगलिंग है वो 87%। आपने डॉलर को कंट्रोल किया, जो गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, जिससे आपकी मईशत मुस्तहकम हुई, आपने उसकी स्मगलिंग रोकी। अगर आप जो रिटेलर्स हैं, जो ख़ास तौर पे इस तरह के लॉबीज़ बन के आ जाती हैं, गोल्ड की एसोसिएशंस आ जाएंगी, और वो उनके साथ अगर आप इस मामले में नहीं करेंगे तो मसला तो आपके पास बहुत से एरियाज है जहां पर आप एग्रेसिवली इंटरवीन कर सकते हैं, वो आपको करना है। एक और बात तलत साहब मैं इसमें ऐड करूंगा कि बजट को खामोश नहीं होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अभी हालिया कशीदगी में हमने देखा कि जो एजुकेशन है वो आपकी स्ट्रेटेजिक एजुकेशन जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अपने दिफा के साथ एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप अपने एग्रेसर को कैसे कंट्रोल करेंगे इन फ्यूचर। एआई का दौर आने वाला है, अब दौर चल रहा है आज। लेकिन वो तो देख रहे शोभा गया अब सूबों के अंदर मैं केपी की तरफ से बयान देख रहा था, और केपी कह रहा जी कि हमने तो टैक्स नहीं लगाना, इमरजेंसी लगाई। अब नहीं, उन्होंने कहा ना हमने टैक्स ही नहीं लगाना, तो फिर रेवेन्यू जनरेट। पाकिस्तान के हवाले से एक नुकता छोड़, ये दिफा और जो तालीम की बात है, ये दोनों हुकूमतें फ़र्क करती हैं। हाँ। दिफा विफाकी हुकूमत कर रही है, हाँ। और जो तालीम है वो सूबाई हुकूमतों का मामला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दिफा अगर बढ़ा दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि तालीम के ऊपर। ही वाज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक एजुकेशन, के आपने देखा कि इस मरतबा की जंग के अंदर जो तालीमी और तकनीकी मामलात थे वो किस तरह सर चढ़कर बोले। रियली इट वाज अ हाई टेक वॉर, दैट्स व्हाट यू आर रेफरिंग टू। बट आई टेक द पॉइंट, कुछ बहुत सारी चीजें हमने मिस भी कर दी हैं, वो ज़रा आप बताएंगे कि क्या? मेरे पास तो बड़े शोबे हैं, जो ग्रोथ का हदफ था वो हमने मिस कर दिया, 3.6 था 2.7 पे चला गया। ज़री शोबा है, खदमात का शोबा है, फसलें हैं, उसके बाद लाइफ स्टॉक है, मजमूई सरमायाकारी है। अपने हमने जो बनाए थे अहदाफ वो मिस किए। योर टेक। तले साहब, वैसे ये चौथा बजट है इस हाइब्रिड रिजीम का, मतलब 2 साल पहले गुजार चुके हैं, अभी दूसरा इस टर्नओवर का बजट देने जा रहे हैं। लेकिन 3 साल का अरसा बड़ा होता है स्टेबलाइजेशन के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए। लेकिन तो पीडीएम के पहले ठीक, अभी अवाम को वो रिलीफ नहीं मिला। आप जितने मर्जी खूबसूरत जनाब स्काई ब्लू कलर का इकोनॉमिक सर्वे, इंडस्ट्री चल रही है, स्काई ब्लू कलर का मेरे मोबाइल के ऊपर चूंकि कलर खराब है नजर नहीं आ रहा, लहलहाते खेत जनाब, लेकिन दोनों ही शोबों का बुरा हाल है। ठीक है, दोनों के टारगेट मिस किए हैं। ग्रोथ 2.68% रही है, 3.6% टारगेट था। अच्छा, अब जो ज़राअत है वो जनाब मतलब 0.6% है। ठीक है, उसका हमने टारगेट पूरा नहीं किया, 2% टारगेट था, बड़ा नॉमिनल सा था। इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री पिछले अरसे से वो कंट्रैक्शन में है, नेगेटिव ग्रोथ है, उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं आई। हैरान कुन तौर पर गवर्नमेंट ने जनाब फ़ौरन डिक्लेयर कर दिया जनाब इंडस्ट्री 4.77% ग्रोथ आ गई है। टारगेट था इसका जनाब 4.4%। आउट ऑफ नो वे कहाँ से आए ये ग्रोथ नंबर? दूसरी बात है, आज मैंने फाइनेंस लास्ट क्वार्टर के अंदर उन्होंने कोई फिगर्स के अंदर कुछ जंप लगाया, या पहले 3 क्वार्टर्स के अंदर भी यही था? क्वार्टरली फिगर्स का आपने कंपैरिजन किया, आखिर में तो छलांग जरा ज्यादा नहीं, ये पूरा साल इंडस्ट्री जो है उसका बुरा हाल था, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का। लेकिन ये जो है, आज मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा जी, आपने बड़ी रोज़ी पिक्चर पेश की है, तो कितना आपने रोज़गार क्रिएट किया है पूरे 1 साल के दौरान, कितने लोगों को रोज़गार मिला है? और ये जो मिनिमम वेज आपने 37,000 तय किया हुआ था वो तो लोगों को मिल नहीं रहा, तो उसको किसने? अब तो 37 के ऊपर आप गरीब होते हैं जी। अब ये देखिए, अब जो नई डेफिनेशन है, अब आप 35-36 के ऊपर अब आप जब आप कमाएंगे
तो आप गरीब मुतसव्विर लोग हैं। तो ये उन्होंने that's the new कहा जी, definition। उन्होंने कहा जी ये तो कंप्लायंस का इशू है, ये तो हम देखेंगे इसको, और फिर जो बजट में हम अनाउंस But if करेंगे। I could ask you as a reporter, आप क्या रिलीफ की तवक्को करते हैं? अगर मईशत स्टेबल होती है, अगर आपके अंदर यकीनी की सूरत हाल आती है, अगर आप इन्फ्लेशन जो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड है वो नीचे जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट जो कम होते हैं, बिजनेस एक्टिविटी डेवलप होती है, तो इकोनॉमी ऐसी ही चलेगी ना। बट आपके ज़हन में रिलीफ का क्या तस्वर है? मैं जरा उसके ऊपर बात देखिए तलत साहब, दो फंडामेंटल चीज़ें हैं जिन पे अमल करना, इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है। एक तो मिनिमम वेज उसको बढ़ाना चाहिए, 50,000 करना चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। सेकेंडली जो सैलरीड क्लास है, जिनकी फिक्स्ड इनकम है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और बहुत ज़्यादा ले रही है पहले के मुकाबले, उनको रिलीफ देना ज़रूरी है। आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, आपका दीगर सेक्टर, क्या उनको रिलीफ दें? उनके ऊपर टैक्सेस जो हैं अब 35% हायर स्लैब है, उसको कम करें। आपने 6 लाख पे एग्जम्पशन दी हुई है, उसको बढ़ा के 10-12 लाख पे करें। जिस बंदे की आज आप सैलरी क्लास की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की सैलरी क्लास की आप बात कर रहे हैं या हुकूमत की सैलरी? इसमें दोनों है। प्राइवेट सेक्टर तो ज्यादा पिसा हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर तो हर साल रिलीफ दे देता है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक से पहले मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछा गया, मेरे ख्याल में शकील का ही सवाल था कि जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि नौकरियां, उसके ऊपर बड़ा जवाब दिया। तो हम चाहेंगे कि सुनाएं फाइनेंस मिनिस्टर साहब नौकरियों के बारे में उनका नुक्ता हयात क्या है, बताइए जी। मैं इस चीज़ में बड़ा क्लियर हूँ कि गवर्नमेंट का काम होना चाहिए इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। यहाँ बैठ के नारे लगाना कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे, मैं उसके हक में नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। आवर रोल शुड बी टू प्रोवाइड द इकोसिस्टम। मैंने अभी इसलिए खास तौर पर फ्रीलांसर्स का जिक्र किया। ये बच्चे और बच्चियां हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। अच्छा, ब्रेक में जाने लगा हूँ, लेकिन मुझे वैसे ख्याल आ रहा था वैसे ही कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो वो फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, ये इकोसिस्टम की वजह से बने हैं या हाइब्रिड सिस्टम की वजह से बने हैं? ये सेनेटर बने हैं, ये कंपैरेटिव सिस्टम की वजह से बने हैं या किसी और सिस्टम की वजह से बने? लेकिन वो ज़ाती से सवाल हो जाता है। बट द पॉइंट इज कि ही सेज कि हमने जॉब्स नहीं देनी है आपको, इकोनॉमी ने जॉब्स क्रिएट करनी है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, आप खुद हल्के की सियासत करते हैं, आपके यहाँ पर जब भी आप दरवाजे खोलेंगे लोग आपसे नौकरियां मांगेंगे। सो क्या वाकईतन हुकूमत को नौकरियां नहीं देनी चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में? ब्रेक के बाद अब बस शुरू हो गया, अब बता दें तो बताइए जी जरा आपका टेक इसके ऊपर। पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बात की थी एम्प्लॉयमेंट, दो चीज़ें तलत साहब, मैं उनको इतना करीबी नहीं जानता हूँ। दो चीज़ें जो मुझे मालूम है उनके मुतालिक, जो मैंने देखी हैं, ही इज़ अ प्रोफेशनल एंड सेकेंडली ही इज़ मेहनती आदमी, मेहनत करता। जो वो मैसेज दे रहे हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं, देखिए एक तरफ हुकूमत को, विफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना तो बहुत आसान, ठीक, इसमें कोई इशू के कोई बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं। देखिए इस साल वो आपको बताएंगे, कल वो असेंबली की फ्लोर पे खड़े होकर बताएंगे कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान की आमदन 18,000 अरब होगी। उसके 1.5 या 2 मिनट के बाद बताया जाएगा कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात जो हैं वो 26,000 अरब। अब वो 18,000 अरब आमदन, उसमें से 9 से 10,000 चला जाएगा सूद की मद में। आइन के तहत 18वीं तरमीम के तहत 7 से 8 हज़ार अरब चला जाएगा सूबों के पास। विफाकी हुकूमत खाली हो गई, 0, 0/0। अभी आपने 2,500 अरब देना है दिफा के लिए, अभी आपने 1,000 अरब देना है रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, पैसे खत्म है। अभी 2,000 अरब देना है आपने बिजली और उनकी सब्सिडीज के लिए, पैसे खत्म है। अभी आपने 1,000 अरब देना है पेंशन्स के लिए, फिर आपने क्या कुछ नहीं देना। आप मुझे बताएं कि अगर मैं तवक्को लगा बैठूं एक ऐसे शख्स से जिसकी आमदन 18,000 है और उसके अखराजात के बाद उसके पास 0 बचता है, और फिर मैं सोचूं कि यार मुझे कोई रिलीफ मिल जाएगी या नौकरियां भी मुझे ये तो मेरी अपनी भी इसमें ऐड करना चाहूंगा, कुछ नहीं मिल सकता। जहां पे रिलीफ देना होता है ना, वहां पे ये रातों रात देते हैं। आप देखें अभी कोई 500-600% इजाफा हुआ है सैलरीज में। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, उससे पहले बिलाल साहब बैठे हैं, इनकी भी सैलरी बड़ी थी। उससे पहले प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर। यार अब आपकी नहीं बड़ी तो क्यों उन पे एतराज है? सर ना करें ना, मेरा मतलब है कि अगर आप इसके अंदर देखें इतना ज्यादा, देखिए सिंबलिज्म है, इससे बजट के नंबर्स में क्या फर्क नहीं सर, फर्क पड़ता है। ये इनको इसमें जो है ना, लोगों को ये एक सिंबॉलिकली भी है कि आप बजट से 2 दिन पहले आप अपनी सैलरीज इंक्रीज कर रहे हैं, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आप स्पीकर कौमी असम्बली। सिंबलिज्म इज इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक योर गेट मी योर टेक ऑन नौकरियां। मैं दोबारा से कहूंगा कि ठीक है प्राइवेट इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर, लेकिन अब हुकूमत के रोल को बिल्कुल मिनहा नहीं कर सकते। हुकूमत ने रिफॉर्म करना है जिसके जरिए नौकरियां बनेंगी। अगर रिफॉर्म भी नहीं हो रहा तो लोग आपके पास आते होंगे ना जी,
कि क्या नहीं, नौकरी दे दिलवाओ जी, किधर बच्चा रखा दो साडा, किधर बच्ची नौकरी करा दो, कहते हैं ना। नहीं तो सर देखिए बात ये आई थिंक मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर साहब हरगिज़ ये नहीं कहते कि नौकरियां बनाना हमारा काम नहीं है। हुकूमती नौकरियों और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में फ़र्क ज़रूर है। आई थिंक व्हेन ही द इकोसिस्टम ही वाज मेंशनिंग व्हाट ही इज सेइंग कि हुकूमत का काम है कि वो मुआशी हालात पैदा करे कि आपका प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे, मईशत में नौकरियां भी आएँ, एंटरप्रेन्योर्स भी बने, फ्रीलांसर्स को भी मौका मिले। ये हमारी जिम्मेदारी ज़रूर है, मगर हमने हुकूमत का हुजम उसको बढ़ाने के लिए या नौकरियां देने फॉर द सेक ऑफ गिविंग जॉब्स देना मकसूद नहीं है। मकसूद ये है कि आप मुआशी एक्टिविटी इस तरह ग्रो करें कि जॉब्स क्रिएट हों, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़े, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़े, आपके एग्रीकल्चर का शोबा भी बढ़े, सर्विसेज का भी बढ़े, और उसके साथ ही नौकरियां भी बढ़ें और एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ें। ये बिल्कुल हुकूमत का काम है और हम इसी तरफ अमल पैरा हैं। आप जस्ट टू ऐड टू द पॉइंट्स दैट हैव प्रीवियसली बीन मेड, आपने खुद भी अभी जिक्र किया कि पिछले एक साल में जब आप कहते हैं, अगर कोई बात करे कि जी आपने पिछले एक साल में ये दिखाने के लिए सिर्फ प्रेजेंटेशंस हैं, देखिए अमली तौर पर बिजली के नर्ख कम हुए हैं, अमली तौर पर महंगाई की शरह कम हुई है, अमली तौर पर पॉलिसी रेट जो पूरी बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी 22% से 11% पर आई है, अमली तौर पर 1000 अरब से ज्यादा आपके मार्कअप और इंटरेस्ट एक्सपेंस में इस साल सेविंग हुई है। उसका आवाम से क्या मतलब है? उतना ही आपने कम कर्जा लिया बतौर को, और वही आगे इन्फ्लेशन लेकिन लोगों की जिंदगी पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका हुआ। देखिए आवाम देखिए बिजली के नर्ख डायरेक्ट इंपैक्ट, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो इन मुश्किल हालात में भी 460 अरब से 592 अरब तक आप लेके गए, जो कि डायरेक्टली 1 करोड़ से ज्यादा खानदानों को, सबसे मुस्तहिक तरीन खानदानों को जो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं, जिसको वर्ल्ड बैंक भी सर्टिफाई करता है, उनको डायरेक्टली आपने मदद 592 अरब रुपए की दी। आपने वो 100 तकरीबन 20 अरब या 30 अरब से ज्यादा बजट बढ़ाया, तो ये डायरेक्ट इमदाद गई है। मगर अगेन आगे बड़ा सफर बाकी है और उसको हमने तय करना है। अब देखिए इस साल अब हमारा चैलेंज क्या है? इस साल हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तय की है इसको भी सस्टेन करना है, और एट द सेम टाइम अब हमने सिर्फ एलएसएम ग्रोथ या इंडस्ट्रियल ग्रोथ अचीव करना काफ़ी नहीं। आप किस तरह की मुआशी रिस्ट्रक्चरिंग अचीव करते हैं कि आपकी मईशत का स्ट्रक्चर ऐसा बदले कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आप जाएं, और आपकी मईशत अब जब ग्रोथ की तरफ जाए। मैं सवाल पूछ लूँ आपसे? नहीं बिल्कुल आप पूछिए, मगर अगर मुझे इजाजत दीजिए। देखिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर दफा होता क्या है कि आपकी मईशत में ग्रोथ आती है, आपकी कंजम्पशन लेट ग्रोथ होती है, और उसके नतीजे में फॉरेन एक्सचेंज करना चाहते हैं और फिर आईएमएफ की तरफ जाना पड़ता है, जिसके नतीजे में आवाम की बड़ी मुश्किलात आती हैं। इसीलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आवाम के लिए मैटर करते हैं, और इसीलिए एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ अचीव करना अब मकसूद है। यही प्रायोरिटी आप इस साल हमारे बजट में देखेंगे कि हम एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करें, जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। आइंदा जब मईशत में ग्रोथ आए तो एक्सपोर्ट भी बढ़े और आपकी डॉलर कमाने की जो ताकत है वो भी मईशत। मैं अपना अवामी सवाल जो है वो आपके लिए छोड़ देता हूं, मैं बाद में करूंगा, आप करें। देखिए तले साहब, जहाँ तक अवामी रिलीफ की बात है, आप देखेंगे जिन सेक्टर्स को टैक्स लगाना चाहिए वहाँ पे आप रिलीफ नहीं दे रहे। आपने इस साल पूरे साल के दौरान टैक्स एग्जम्पशन दी हैं 5,840 अरब रुपए की, पिछले साल से भी 1.9 ट्रिलियन रुपीस की ज्यादा इसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ड्यूटीज। ऐसे सेक्टर जो इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको आपने रिलीफ दे दिया, उनको रिलीफ दे रहे हैं, इंसेंटिव देने होते हैं, लेकिन आपको तो नहीं मिलेगा ना। साहब उसकी आउटपुट क्या है? आपकी एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप $2 बिलियन से ऊपर जा ही नहीं रहे इन्वेस्टमेंट में, तो कहाँ जा रहा है ये सारा इंसेंटिव और रिलीफ? होना तो ये चाहिए ना पाकिस्तान को उसका फायदा हो। तो ये जो सेठ है उनकी जेबों में पैसा जा रहा है, पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। आपकी बुक्स खुद कह रही हैं कि आपने इतना ज्यादा टैक्स रिलीफ। डॉक्टर साहब से हम एग्जेम्पशंस की भी बात कर लेंगे, लेकिन बैक टू यू, आपने कहा था एग्रेसिवली इंटरवीन करे। अब सूरत हाल ये, एक तरफ एक IMF का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमने बजट, उसने बजट बनाने का नहीं हमें कहा हुआ, लेकिन एक फ्रेमवर्क हमें दिया हुआ है, और कुछ हमने अपने आप को स्टेबलाइज भी करना है। तो हम अमूमी तौर पर जल्दी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उसका क्या फार्मूला है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस साल का जो बजट है वो एक बजट नहीं, वो 2 बजट है। एक तो IMF का रेगुलर बजट आया, दूसरा 28 मंथ्स का जो प्रोग्राम है हमारा $1.4 बिलियन का, जो जिसमें हमने क्लाइमेट एडेप्शन, रेजिलियंस की भी बात की फाइनेंस मिनिस्टर ने, और उसमें डीकार्बनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स का, ताकि हमें वो ट्रांच में मिले। उसके अंदर अब इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट एट द मोमेंट कि आपने एक तरफ रीन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है। अब अगर आपने रीन्यूएबल एनर्जी को टैक्स ना करें तो दूसरी तरफ आपने कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का आपके पास एक पूरा वो खड़ा है, एनर्जी सर्कुलर डेट का खड़ा है। तो और जहाँ तक बात की डॉक्टर साहब ने कि आपका जो पैसा आएगा
वो सारा फेडरल गवर्नमेंट तो आने से पहले खत्म हो जाता है। खत्म हो जुलाई में लगने से खत्म पहले हो खत्म हो जाएगा। जाता है। क्यों उसमें डेट सर्विसिंग में चला जाता है आपका। तो करें आपका क्या? defense हमने आपको expenditure में birmingham से चले बुलाया, कुछ हमें बताएं। आप तो हमें वही बातें बता रहे हैं जो हमें पहले से पता है। जो हमें लोग बता रहे हैं। सिंपल ये चीज़ है कि घर को ले लेते हैं, आपका हाउस होल्ड का एक बजट होता है, आप अपने खर्चे बढ़ाई जाएं और अपने रेवेन्यू और इनकम की जनरेशन के ऊपर काम ना करें, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम ग्रोथ की एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इनकम जनरेट जो करनी है वो तो सूबों ने भी तो करनी है। सूबा इसमें दोनों का काम है। अगर फेडरल गवर्नमेंट सूबे फेडरल गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करेंगे तो खाली फेडरल गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर आप सकती। बिलवास्ता तौर पर एनएफसी अवार्ड की तो नहीं बात करें, मैं उसको जरा वापस आपको कहीं ना कहीं जाके इस अरने भैंसे को सींगों से पकड़ना होगा। एक इख्तलाफी नोट टैक्स के ऊपर। गो अहेड। देखिए इस वक्त 100% फोकस हुकूमत का टैक्स कलेक्शन के ऊपर रहता है। ठीक। तलत साहब, फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में नारा लगा था कि टैक्स नेट बढ़ाना। आज तक हम टैक्स नेट बढ़ाने के चक्कर में और वो नहीं बढ़ रहा। हमें सोचना चाहिए कि क्या इतना ही है टैक्स नेट पाकिस्तान में। देखिए अगर वर्ल्ड बैंक आपको कहता है कि 45% आबादी शराय गुर्बत से नीचे रह रही है, उनसे आप टैक्स तो नहीं मांग सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 50% आबादी खवातीन की है, उनकी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन तो 16-17% है। जो बाकी खवातीन है उनसे आप टैक्स तो नहीं मांग सकते। 66% आबादी 33 साल या उससे नीचे है, वो बेचारे कमाते कितना है जो आप उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। खुदाया फोकस करें हुकूमती नुकसानात के ऊपर, जो असल बीमारी है। देखिए अगर आप इलाज दिल का करते रहें और बीमारी जिगर की हो, कभी सेहतयाबी होगी? यहाँ बीमारी है हुकूमती अखराजात की। कहाँ से काटें? 2400 अरब बिजली में नुकसान किया है सर, डेवलपमेंट पे काट 830 अरब रुपया पीआई में नुकसान किया। ये एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तीनों हुकूमतें इस दौरान आई और तीनों बराबर के नुकसानात करती रही। आप गंदम क्यों खरीदते हैं? पास्को ने 900 अरब का लोन ले रखा, 900 अरब रुपया सिर्फ पास्को खा गई। आप टिकटें क्यों बेचते हैं? आप जहाज का कारोबार, पीआई का कारोबार क्यों करते हैं? आप गैस बेचने का कारोबार क्यों करते हैं? देखिए ये सब ठीक बातें हैं कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आएंगे और सेक्टर रिफॉर्म्स आ जाएगी, और आपने इस तरफ कोई कदम उठाया? कोई 1% कम हुआ आपके पीआईए के नुकसानात के अंदर? कोई आपने बिजली के सेक्टर के अंदर कोई चोरी रोकने की या कम करने की कोशिश की आपने? कुछ मुआहदे तो हमने किए हैं, उन्होंने कुछ। देखिए मेरे घर में तो बिजली का बिल तलसब आज भी वही आ रहा है, 60 से 65 रुपए आता है। अच्छा खुदाया ये सोच लीजिए, अब हम कहते हैं हमने एक्सपोर्ट को 60 बिलियन पे ले जाना है। आपने अगर एक माशी बिल्डिंग बनानी है, चाहे वो 2 मंजिला हो या 100 मंजिला हो, उसकी बुनियाद है योर एनर्जी सेक्टर। अगर आप 60-65 रुपए का बिजली का यहाँ बिल रखेंगे जिसके अंदर 13 किस्म के टैक्सेस लगा रखेंगे, तो फिर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ने वाली। तो आपने क्यों नहीं लगाया वो सोलर? मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए अच्छा इसमें वैसे ही मैं जानना चाह रहा हूँ। That's one way to- मैंने घर पे सोलर लगाया हुआ है। अब मुझे रोज एक नया कोई डर नजर आता है कि वो मामला ब्रेक है। I'm sure Kyari साहब has things to say about reform, प्राइवेटाइजेशन, और जो नुकसान देने वाले, नुकसान करने वाले, आप समझे बड़े बड़े कुएं हैं, उनके अंदर जो हम पैसा आवाम का झोंक रहे हैं मुसलसल, टैक्स मनी जो है जिसकी हमें अशद ज़रूरत है, वो कितना भरने की उम्मीद है इस बजट के बाद और इस बजट के साथ। स्टे ट्यून्ड। हमारे ब्रेक के दौरान ही बात चलती रही, तो जरा इसके ऊपर वापस आए। ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बातें की हैं और टैक्स एग्जेम्पशंस की बातें हुई हैं और रेवेन्यू जनरेशन की बातें हुई हैं, ये काम करने के हैं। हमारी गर्दन जो है वो आपके हाथ में आती है, आप उसको हर बजट में मरोड़ देते हैं। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरा, आप समझे कि एक हर गाने का रेफरेन होता है ना, अब ये मेरा रेफरेन है कि हम जो टैक्स क्लासेस, तो इनको आप ये काम करें ना, ये वाले जो करने वाले। सर बिल्कुल ये काम करने वाले हैं और ये काम हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपने रिटेलर्स की बात की। रिटेलर्स हों या दूसरे शोबे, इस बात में कोई शक नहीं है कि सैलरी क्लासेस आर नॉट जस्ट पेइंग देयर फेयर शेयर, देयर पेइंग मोर देन देयर ड्यू शेयर। ठीक है, और ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब भी बार बार कहते हैं, और मैं आई कैन नॉट अभी एट द मोमेंट अहेड ऑफ द बजट टुमारो से एनीथिंग, बट वो कल बजट में चीज़ें इंशाल्लाह आपको नजर आएंगी कि जो भी मुमकिन रिलीफ हमारी हुकूमत दे सकती है दीगर तबकात को, वो आपको कल नजर आएगा। दूसरी बात ये रिटेलर्स के हवाले से, अब रजिस्ट्रेशंस भी इस साल बढ़ी हैं, कलेक्शन भी बढ़ी है, मगर ये अगेन इट्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वी नीड। तो दूसरे शोबों की तरफ हमने बिल्कुल जाना है। तीसरा, हम डिजिटाइजेशन ऑफ द इकॉनमी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी, जिसकी तरफ प्रोफेसर साहब भी जिक्र कर रहे थे, ताकि हम लोग ये जो कैश इकॉनमी है, डॉक्यूमेंट इकॉनमी है, उसको टैक्स नेट में लेकर आएँ। ये चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह फेसलेस कस्टम्स आपने देखा, अब इंट्रोड्यूस हुआ FBR का। ये इस तरह के पहले मामला नहीं, पहले अप्रेजर का पता होता था, जो भी इंपोर्ट कर रहा होता था, जिसने जो 2 नंबरी करनी होती थी वो कर सकता था।
था, अब इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन इस पर जो ग्रैंड कैनियन साइज जो है जी, ये जो हमारे यहाँ पे इदारे हैं जो पैसे खाते हैं, जी जी, उनका क्या? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेटाइजेशन, पीआईए की ट्रांजैक्शन जिस स्टेज पे इस दफा पहुंची है, पाकिस्तान की तारीख में कभी ये प्राइवेटाइजेशन नहीं, बिल्कुल हुकूमत 100% बिलीव करती है हमने इसको प्राइवेटाइज करना है और इस ब्लीडिंग से अपनी जान छुड़ानी है, साथ साथ इस नेशनल कैरियर को रिवाइव भी करना है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से। बिजली के सेक्टर को भी फेज वाइज कुछ उसको रिवाइव भी करना है, उसको प्राइवेटाइज भी करना, समझ नहीं सर, प्राइवेटाइज करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के हाथ से फिर पीआईए, आपको लेने देने कोई नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें, वो चलाता है। यही बात है, बिल्कुल। आपको तो कोई तलक नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर हम उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में वो बेहतर भी चलेगी और बर्डन के बजाय नेशनल एक्सचेकर के लिए टैक्सेस पे करके ऑन प्रॉफिट्स, जिस तरीके से आपने देखा बैंकिंग सेक्टर जब प्राइवेट सेक्टर में गया, प्राइवेट हाथों में गया, तो आज वो एक टैक्स पेइंग सेक्टर है। इसी तरह टेलीकॉम का सेक्टर है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो ये सेक्टर्स हम प्राइवेटाइज करेंगे इसी तरह होंगे। डिस्कोस की आपने बात की, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दूसरी बहुत बड़ी हमारी ब्लीडिंग की सोर्स है, उसके अंदर हमने उनके बोर्ड्स प्राइवेटाइज किए, ये शॉर्ट टर्म इमीडिएट मेजर्स हैं, रिकवरीज भी इंक्रीज की, मगर इसको अगेन उसको भी फेज वाइज प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में वो चल रही है और उसकी प्रोसेस जारी है। कुछ डिस्कोस आउटराइट प्राइवेटाइजेशन के लिए आइडेंटिफाई हुई है, कुछ आउटसोर्सिंग के लिए हुई है और एक तीसरा मरहला है, तो ये भी काम जारी है। हम कह रहे हैं कि आप हाई ऑक्टेन पे चलें, आप जो है ना सोलर पे, आप लूनर एनर्जी पे चल रहे हैं। नहीं सर, इन मामला बहुत स्लो चल रहे हैं ना। मैं आपको जिक्र किया कि चौथा साल है आपका, देखिए पीडीएम 1 पीडीएम 2 टुगेदर 4 years। देखिए वो तो खैर अब उनकी टर्मिनोलॉजी शकील साहब की अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स को रिफ्लेक्ट करती है, नहीं देखिए, अगर केयर टेकर हमारे खाते में डालते हैं तो वो उनकी सियासत यहाँ पे आ रही है, मैं उस पर कमेंट, मुझे आप बता दें किस खाते में डालूं? नहीं देखिए, मैं उस खाते में डालूं। देखिए हम पहली गवर्नमेंट में हमारे, अब फिर इसके ऊपर बात करनी है तो फिर आप पूरी तारीख सुनिएगा। हम जब हुकूमत में आए तो यहाँ पर आग लगी हुई थी, बाकायदा शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की ऑडियो कॉल्स आपके सामने थी, जहां पे वो आईएमएफ को कह रहे थे कि ना रिवाइव करें हमारा किया हुआ प्रोग्राम। हमने उन हालात में वो प्रोग्राम रिवाइव भी किया, कंप्लीट भी किया। हमारे पास 1.25 साल का टेन्योर था और उसके अंदर जाते हुए एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट करके गए 9 महीने का, उस टाइम पे भी इन्होंने चीखें मारी और इमरान खान साहब ने चिट्ठियां लिखी बाकायदा आईएमएफ को कि ना प्रोग्राम करें। हमने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहां पे कोई भी यकीन नहीं करता था कि ये अरेंजमेंट, लेकिन तारीख में आपके जब अगला बजट आएगा तो 5 बजट हो चुके होंगे देखिए जमातों के मिला के, तो मगर तल साहब देखिए, मैं आपसे फिर से कहूंगा, देखिए जिस तरह की स्टेबिलिटी आप कोई भी ये बिलीव नहीं करता था जहां पे हमारे रिजर्व्स खड़े हुए थे कि हम जिस तरह की रिकवरी फर्स्ट गवर्नमेंट में भी केयर टेकर से पहले और इस गवर्नमेंट में भी आने के बाद जो जिस तरह हमने अचीव किए, लोगों की एक्सपेक्टेशन से 2 दफा बियॉन्ड गए। मगर आज जिस मरहले पे हम खड़े में, अब आप अगर एक ये तवक्को करते हैं कि पिछले 1-1.25 साल के अंदर जहां पे हम पिछले अप्रैल में थे वहां के बाद इस तरह की स्टेबिलिटी भी आ जाए और इसी ही साल के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइवेटाइजेशन भी सारी कंप्लीट हो जाए, इस तरह काम होता है। साथ क्विकली गवर्नमेंट का जो बजट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो प्रायोरिटीज आपकी सेट करता है। आपने सूबों से कम रखा है अपना डेवलपमेंट बजट, फिर उसके अंदर आपने जिस तरह की डिस्टॉर्शंस की हैं, 50 बिलियन आपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए स्कीमों के लिए देने थे, फिर आपने रातों रात चेंज करके 70 बिलियन कर दिए। एचईसी का बजट आपने कम, 45 बिलियन का एचईसी का बजट था, उसको फर्दर कम करके 5 बिलियन उसको 39 पे ले आए, तो काफी हो गया ना। हमने तालीम ले ली है बड़ी, आपको क्या मसला? अच्छा, आप इत्तेहादियों को खुश करने के लिए आपने सिंध गवर्नमेंट का बजट डेवलपमेंट का बढ़ा दिया, केपी को आप 55 भी चलानी है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जो पर्पस है बिलाल साहब। देखिए बात जिस तरह आपने पहले कहा, एक तो एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन में एज एन इकोनॉमी एज ए नेशन हमें ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, मगर जैसे कि आपने कहा बुनियादी तौर पे 18वीं तरमीम के बाद ये सुबाई प्रायोरिटी है, हमें इस तरफ भी अपना डिसिप्लिन बढ़ाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिक्स एंड मोटर, प्राइमरी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट है, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं, ये प्राइमरीली सूबों का काम रहना चाहिए। हुकूमत जहाँ पर फोकस करी एचईसी के बजट के, तो बुनियादी तौर पर क्या है जो वफाक का काम होता है, वो डिसएडवांटेज एरिया से स्कॉलरशिप्स दे रही हैं बलोचिस्तान के, जीबी के, फाटा के, आज़ाद कश्मीर के बच्चों को। और हमारे जो यहाँ मेरा भी थोड़ा सा हायर एजुकेशन और एजुकेशन सेक्टर के साथ लेना देना है, इसके ऊपर मैं आपसे बहुत लंबा प्रोग्राम हायर एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर क्या है। आई एम श्योर डॉक्टर साहब विल आल्सो चिप इन, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम इज अप। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है, अगले हिस्से मिफ्ता साहब होंगे। बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। आज इकनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको बहस दिखाई जिसके अंदर माहिरीन और रिपोर्टर्स आपको बता रहे थे कि उनके ख्याल के मुताबिक बड़े बड़े लूप होल्स क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं। स्पेसिफ़िकली हम बात करना चाहेंगे मिफ्ता इस्माइल साहब से, जो बारीक बीनी से इस डॉक्यूमेंट का तज्जिया करेंगे। ज़ाहिर है तनकीदी तज्जिया होगा, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी के, लेकिन हम फिर भी जानना चाहेंगे कि इस डॉक्यूमेंट को जब उन्होंने देखा, क्योंकि ज़ख़ीम डॉक्यूमेंट है,
बट आई एम श्योर उन्होंने क्विक रीडिंग की होगी इसकी, तो उनको क्या तस्वीर बनती हुई नजर आई। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है को मिफ्ता साहब? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब इकनॉमिक सर्वे तो सामने आ गया, हमने बहुत अरसे से जब रिपोर्टिंग शुरू की तो दर्जनों से इकनॉमिक सर्वे हमने देखे हैं, हर साल ऐसे ही होता है और ऐसे ही डॉक्यूमेंट सामने आती है। तो इन डॉक्यूमेंट्स में और दूसरी डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक अमूमी तसव्वुर ये है। आप इसे इत्तफाक करते हैं कि ये इकनॉमिक सर्वे भी बस वैसा ही है जैसे आपके ज़माने में जारी होता था? तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक सर्वे एक अलग सिस्टम चल रहा होता है, मईशत की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, तकरीबन वैसा ही है। इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक थोड़ी सी जो मुनफरिद बात है वो ये है कि वैसे मिसाल के तौर पर जैसे कि हुकूमत अगर अपने अफरात ज़र के नंबर्स देती है तो मुझ जैसे लोग हमेशा इसको एक्सेप्ट करते हैं कि वो ठीक नंबर्स हैं, अफरात ज़र में कमी आई है, हमने एक्सेप्ट किया। हुकूमत जब कहती है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया या एक्सपोर्ट्स बढ़ गई या रेमिटेंस बढ़ गई या इंपोर्ट बढ़ गया, तो हम वो नंबर्स को कंटेस्ट नहीं करते। ये पहली मरतबा हुआ है बड़े अरसे, कुछ 10 साल बाद शायद, कि हुकूमत ने जो GDP के नंबर्स दिए हैं उसको आम इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट जो हैं वो बड़ी उसको मुतनाज़ा समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये नंबर्स जो है वो थोड़े से अजीब हैं, ये नंबर्स ठीक नहीं हैं। हुकूमत ने ओवर स्टेट की है शरह। क्यों अजीब है और कैसे अजीब है, जरा वजाहत कीजिएगा कि ये जो एतराज़ है इसकी बुनियाद क्या है? बुग़्ज़ है या कोई फार्मूला है जो इसके ऊपर साबित नहीं होता और आपको लगता है कि इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो नंबर्स हैं? देखिए, हम 2-3 शोबे अलग अलग देख लेते हैं। पहले हम आते हैं ज़राअत पे। ज़राअत में मिसाल के तौर पर हमको कुछ जो हमारे मेजर क्रॉप्स होते हैं उसकी बड़ी डिफिनेटिव पता होता है कि कितना कितना पैदा हुआ है। तो हमें पता है कि कपास कम पैदा हुई है 30%, हमें पता है कि गंदम कम पैदा हुआ, हमें पता है कि चावल कम पैदा हुआ, हमें पता है कि शुगर केन कम पैदा हुआ और हमें पता है कि मेज़ कम पैदा हुआ। ये 5 पाकिस्तान के मेजर क्रॉप्स हैं, ये पांचों कम पैदा हुए। हुकूमत खुद ये तस्लीम करती है कि 13.5% जो है ये मेजर क्रॉप्स कम पैदा हुए। तो फिर लेकिन ज़राअत के अंदर हम पॉजिटिव दिखा रहे हैं ग्रोथ भी। पॉजिटिव ग्रोथ कैसे हो गई? तो हुकूमत ने ज़राअत के अंदर लाइफ स्टॉक भी तो है ना मिफ्ता साहब, लाइफ स्टॉक भी तो है ना, वो अब तीसरा बड़ा सेक्टर है, शायद दूसरा बड़ा सेक्टर है और उसमें ग्रोथ हुई है। तो ज़राअत सिर्फ फसलें तो नहीं है। नहीं, मैं उस पर ही आ रहा हूँ सर कि 12% जो है वो ज़राअत का ये लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है। अब लाइफ स्टॉक सेक्टर में इन्होंने जो 4.7% ग्रोथ दिखाई है वो 2003 के बाद यानी कि 22 साल में तारीखी तौर पर हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई है। और जो लाइफ स्टॉक होता है उसके अंदर मिसाल के तौर पर कितने गधे हैं, कितने घोड़े हैं, कितनी मवेशी हैं, वो हम अंदाजन लेते हैं। तो वो क्योंकि थोड़ा सा रूम होता है हुकूमत के पास, तो उन्होंने फोरकास्ट कर दिया कि वो ज़्यादा ग्रोथ हो गई, इसकी वजह से ग्रोथ आई है। वरना सच्ची बात है कि अगर 5 मेजर क्रॉप्स आपके कम हों तो इसका मतलब ये है कि 5 आपने गोल खाए हैं सामने वाले की तरफ से, लेकिन मैच आप जीत गए। ये थोड़ी सी अचंभे की बात है, नामुमकिनात नहीं है, लेकिन इस अचंभे के ऊपर रहिए, इस अचंभे पे रहिए। आपने तो घोड़े गधे जानवर किए, हम इसको डेयरी सेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको मीट सेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको पोल्ट्री सेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इनको सेक्टर्स, और इन सेक्टर्स में ग्रोथ हुई है। और आपको भी पता है कि ये जो नए सेक्टर सामने आए हैं, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो पोल्ट्री हो या बीफ एक्सपोर्ट हो, ये आप प्रोफेशनल्स के पास गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवरों को काउंट करके कर लिया। जी, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि देखें 2002 के बाद आपने 23 साल बाद इतनी तेजी से ग्रोथ दिखाई है, जो कि अचंभे की बात है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये ज़रा सा आम फहम, हमारे जो मवेशी होते हैं गाय भेड़ वगैरह, ये आमतौर पे फार्मर्स 2-2, 5-5, 10-10 जमा करके रखते हैं। जब आपकी वीट की ग्रोथ कम हो रही है, राइस की ग्रोथ कम हो रही है, शुगर केन की ग्रोथ कम हो रही है, कॉटन की ग्रोथ कम हो रही है, मकई की ग्रोथ कम हो रही है, तो इट इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग कि आपकी इस तरह ग्रोथ बढ़ गई। और ये एक पैटर्न है। मिसाल के तौर पर आपने दिखाया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, जो आप मेजर करते हैं, लेकिन आपने साथ कह दिया कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई। भाई ये कैसे बढ़ सकती है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो बना के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देती है। आपने बताया कि 3 क्वार्टर्स तक कंस्ट्रक्शन नेगेटिव थी, पहले क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर, चौथे क्वार्टर में आपने कहा अचानक कंस्ट्रक्शन जो है वो पॉजिटिव हो गई।
आपने कहा 3 क्वार्टर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडिशन जो थी, एनर्जी वैल्यू एडिशन, वो कम थी, नेगेटिव थी। पहले 3 क्वार्टर नेगेटिव रही, चौथे क्वार्टर में आपने 24% ग्रोथ दिखा दी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं विच हैव रेज्ड पीपल्स आईज एंड पीपल हैव क्वेश्चन कि यार ये कैसे हो सकता है। मैं आपको मिसाल ये दे देता हूं कि पहले 3 क्वार्टर में आपने दिखाया 1.37% ग्रोथ, 1.53% ग्रोथ और 2.4% ग्रोथ। तो चौथे क्वार्टर में आप गिनेंगे कि यार 2.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। आपकी 5.5% ग्रोथ नजर नहीं आ रही। और अगर 5.5% ग्रोथ हुई है चौथे क्वार्टर में, इतनी तेजी से चौथा क्वार्टर बढ़ गया है, तो फिर अगले साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6% ग्रोथ होती मैशत की, तो अगले साल तो फिर आप 4% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये बातें ये एडअप नहीं हो रही। इसीलिए पहला सवाल जो मेहताब हैदर साहब ने पूछा, और उसके बाद शहबाज राणा साहब ने जो सवाल पूछा, वो इसी पे था कि अगर हम ये डेटा को रिलाई नहीं कर सकते तो फिर किस पे रिलाई करते। देखें, हुकूमत ये कहती है कि हमारी जीडीपी बढ़ गई, इससे मैं और आप अमीर नहीं हो जाते। इससे सिर्फ हुकूमत की क्रेडिबिलिटी खराब होती है, हमारे नंबर्स की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि ये वही नंबर्स हैं, ये वही हुकूमत है, ये वही फाइनेंस मिनिस्टर है जो तमाम बैन अवी इदारों के साथ और अहम तरीन कैपिटल्स के साथ इंगेज करते हैं, और बैन अवी इदारों की तरफ से, मल्टीलैटरल डोनर्स की तरफ से जो हमारी इकॉनमी का डाटा है उसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाया गया। हमें इंडोर्समेंट्स मिली हैं, हमारी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हुई हैं। ये जो बड़े घाघ लोग बैठे होते हैं बोर्ड्स के अंदर, आपका तो उनसे हमेशा से वास्ता पड़ता रहता है, वो भूलते चूकते नहीं हैं। तो अगर हमारे एदाद शुमार के अंदर कुछ 2 नंबरी हो तो हमें गर्दन से पकड़ लेंगे, लेकिन वहां से तो मुकम्मल इंडोर्समेंट्स हैं। लेकिन मिफ्ता इस्माइल जो है वो कन्विंस नहीं हो रहे। मिफ्ता इस्माइल अकेले कन्विंस की नहीं बात है ना। पाकिस्तानी ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट जो इस काम देखते हैं, चाहे वो लिखने वाले हों, ये जितने भी हमारे इकोनॉमी पे लिखने वाले हैं या जो जैसे मुझ जैसे लोग हैं, ये कोई सब लोगों की आंखें रेस्ड हुई हैं। अमार हबीब हुआ, आदिल मंसूर हुआ, मेहताब हैदर हुआ, शहबाज राना हुआ, मिफ्ता इस्माइल, अली खिजर, ज़ुहैर अब्बासी, मतलब कौन नहीं है जो इसके बारे में क्वेश्चन नहीं कर चुका है। और इसलिए इस पर प्राइम मिनिस्टर से सवाल हुए। मिफ्ता इस्माइल गलतियां नहीं निकालता है। अगर हम ये कभी, मैंने ये नहीं कहा कि अफरात सर के नंबर गलत हैं, नंबर बड़े अच्छे आए हैं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि रेमिटेंस के नंबर गलत हैं, मिसाल के तौर पर। और जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं जो आपको सर्टिफाई कर रहे हैं, और बिल्कुल कर रहे हैं, वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे कर रहे हैं। तो उस पर भी अगर कोई डाउट नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मेनी ईयर्स अगो, कंपेयर टू अ फ्यू ईयर्स अगो, कंपेयर टू रिसेंट पास्ट, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये ग्रोथ का नंबर सही है, ये ज़रा मुश्किल है ये बात मानना। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अगर ये दुरुस्त नहीं है तो फिर ये नंबर्स किस फार्मूले के तहत बन जाते हैं? क्योंकि आप उन तमाम फार्मूला से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, भले आपने इस्तेमाल किए हुए हों या ना किए हुए। ये फिर नंबर्स कैसे बनते हैं, ज़रा हमें ये भी समझाइएगा। शरद भाई, आप भी जानते हैं कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि पाकिस्तान में जीडीपी का नंबर थोड़ा बहुत 19-20 करके एग्जैजरेट किया गया है। पहले भी लोग करते थे, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन ये होता था। और आप ये देखिएगा कि ये फोरकास्ट हुई है, कुछ अर्से बाद जब एक्चुअल नंबर आएगा तो ये रिवाइज डाउनवर्ड हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये खुद ब खुद रिवाइज डाउनवर्ड कर देंगे और नंबर जो है वो सही हो जाएगा। और 2.68 की अभी हमने ग्रोथ की बात की है, 6 महीने बाद पता चलेगी कि 2.68 नहीं थी यार, 2.3 थी, 2.2 थी। फिर कोई बात, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोई एक आध शो पे कोई एक आध एंकर सवाल कर लेगा, लेकिन ये बात तो हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखें, 2.6% हो या 2.8% हो या 2.2% हो, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 3 साल से पाकिस्तानी औसतन गरीब हो रहा है। 3 साल से हमारी पर कैपिटा जीडीपी कम हो रही है, और 3 साल से हमारी कुव्वत खरीद कम हो रही है। इसीलिए आज जबकि अफरात ज़र कम हो गया है और जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आ गई है, लेकिन पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद कम हो गई है। इसलिए पाकिस्तानी जो है वो, उसको ये महसूस भी नहीं हो रहा कि अफरात ज़र कम हो गया है। और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने साथ साथ ये भी कहा है 2 दिन पहले कि 44.7% पाकिस्तानी खते गुर्बत के नीचे हैं, और इसमें से 16% जो हैं वो तो बहुत इंतहाई मुफलिसी में हैं। ये भी बात सामने है। ये बात भी सामने आई है कि 7.5 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो इस साल पाकिस्तान से हिजरत कर कर चले गए बेहतर माशी हालात की तलाश में। सो ये सब चीज़ें भी हमको देखनी होंगी कि पाकिस्तान के अंदर 3-4 साल से ग्रोथ नहीं हो रही। और कल जो बजट आएगा,
उसमें भी यही होगा कि कहीं एक आध जगह पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, एक आध जगह पे टैक्स कम कर दिया जाएगा, कुछ थोड़ा सा यहाँ मिस्त्रीपना कर जाएगा, वहां पे कोई मैकेनिक काम हो जाएगा। लेकिन जो असल इस्लाहात की ज़रूरत है इस बजट में, जो हुकूमत को अखराजात कम करने की ज़रूरत है, जो हुकूमत का फुटप्रिंट छोटे करने की ज़रूरत है, जो NFC अवार्ड को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, वो काम नहीं होगा। और जब तक वो काम नहीं होगा तो जो 10-15 साल से 2010 से जो पाकिस्तानी मईशत चल रही है, गुटरगू एक चल रही है, वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। जब आप पाकिस्तानियों को अमीर नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तानियों को, जब तक कि आप इस्लाहत नहीं करेंगे। आपने जिक्र किया कि वर्ल्ड बैंक ने ये जो नई डेफिनेशन की है गुर्बत की, उसके ऊपर आज फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल भी हुआ था। हम चाहेंगे कि नाजरीन को भी सुनवाएं और आपको भी सुनवाएं, और उससे फिर हम बहस करना चाहेंगे कि क्या ये वर्ल्ड बैंक का वतीरा है कि जब दिल चाहे वो $4.25 के ऊपर रख ले, बाज़ ममालिक की कैटेगरी में कभी $4.25 के ऊपर कर दे, कभी $2 कर दे। तो ज़रा सुनते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनाइए जी। जहाँ तक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का ताल्लुक है, आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि उन्होंने एक ही मद में इसको $2.15 से लेके उसको $3 पे ले गए। उसके बेसिस पे पॉवर्टी लेवल्स अक्रॉस द बोर्ड चेंज हो गए। मैं इसको समझने की ज़रूर कोशिश करूँगा। एकदम आपने थ्रेशोल्ड चेंज किया, उसके मुख्तलिफ ममालिक पे जो ज़मीनी उसके हकाइक हैं उसके मुताबिक आपने चेंज किया, या आपने एक थ्रेशोल्ड चेंज करके उसको $3 पे ले गए, वो यहाँ से बढ़ के वहाँ चली गई। ज़रा ये फरमाइएगा कि जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से नई बैरोमीटर लगाया गया है, हम और आप बहस के अंदर तो कह सकते हैं कि इस मयार के ऊपर पाकिस्तान में गरीब बढ़ गए हैं, लेकिन अगर आप ये मयार ना अपनाएं और पिछले मयार पर रहें तो गरीब उतने के उतने, यानी गरीब की सेहत पर असर नहीं पड़ा। तो हम क्यों बार बार ये नंबर कोट करते हैं और सवाल क्यों नहीं उठाते कि भाई आपने किस फार्मूले के तहत ये फार्मूला बनाया? चले आप वर्ल्ड बैंक से बहस कर लें, ना उससे गरीब पाकिस्तान में कम होंगे, ना उससे गरीब पाकिस्तान में बढ़ जाएंगे। वो तो आपकी एक वर्ल्ड बैंक से बहस होगी ना। लेकिन असल बात यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद कम हो रही है? तो ये बात दुरुस्त है कि कम हो रही है। कि औसतन पाकिस्तानियों की कुछ लोगों की तो साहिब सरवत लोगों की तो कुव्वत खरीद बढ़ती है। जब आपके यहाँ इन्फ्लेशन मिसाल के तौर पर आता है तो जो प्रॉपर्टी की चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो अमीर लोग तो और अमीर हो जाते हैं, लेकिन गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं। क्या पाकिस्तान में 3-4 साल में तनख्वाहें हुकूमत के वज़राओं के अलावा लोगों की इतनी बढ़ी हैं कि वो महंगाई का साथ रह सकें? पिछले साल 24% महंगाई थी, उससे साल पहले कोई 20-25% महंगाई थी। तो क्या 20% और 24% तनख्वाहें पिछले सालों में बढ़ी हैं? क्या एवरेज पे पाकिस्तानी हुकूमत की आप नंबर एक सेकंड फर्ज कर लीजिए कि ठीक है 2.6%, तो 2.6% पे कितनी लाख नौकरियां बनती हैं? 4-5 लाख नौकरियां आपने पैदा करी मईशत में। 25 लाख बच्चा आपका उस उम्र का हो गया जिसको अब नौकरी की तलाश है, तो 20 लाख से अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है ना। सो आई मीन दैट इज वाई यू सी कि जब अफ्रीका से यूनान या स्पेन कश्ती जाती है तो पहले सोमालियंस भी होते थे और बांग्लादेशी भी होते थे और पाकिस्तानी भी होते थे। अब अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं जब कश्ती मरती उलटती है और बच्चे मरते हैं। तो ऐसा क्या है कि हर जगह पे आपको पाकिस्तानी इतना रिस्क लेते हुए नजर आ रहा है कि इलीगल जा रहा है और अफ्रीका से कश्ती में यूनान जा रहा है? उसकी कोई ना कोई वजह इधर होगी ना कि वो अपने गांव गोट को छोड़कर अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहा है। अगर हम ये तो बात हमको तस्लीम करनी होगी कि हमारी हुक्मरानी, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हो या जरदारी साहब की हो या इमरान खान साहब की हो या किसी शाहिद अब्बासी की हो या किसी भी XYZ की हो, कि हमारी हुक्मरानी में सुकुम है। हमारी हुक्मरानी फेल हो चुकी है। जब 10 में से 8 बच्चे पाकिस्तानी 10 साल के 2 जुमले नहीं पढ़ सकते उर्दू जबान में, जब आपका 40% बच्चा स्कूल में नहीं है, तो हम तो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। तो अगर हम ये बात रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम अपनी आपने दुरुस्त कहा, मैं जी सॉरी नहीं आपने दुरुस्त कहा, मैं इससे कोई कलाम नहीं है जो आपने एदाद शुमार कोट किया, जो हालत ज़ार आपने बयान की। लेकिन हुकूमत का मानना ये है कि हम ट्रैजेक्टरी को देख रहे हैं, यानी ये जो हमारा ट्रेंड है, ये इस्तेहकाम पहले नहीं था। हम डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे थे, मईशत के गिरने की बात कर रहे थे, हमारी रेटिंग्स बिल्कुल नीचे थी, दुनिया हमें लिफ्ट नहीं कराती थी। अब इस्तेहकाम आया है, इस्तेहकाम के बाद हम पहियों चलेंगे और उसके बाद दौड़ेंगे। तो मैं ज़रा कल के बजट के हवाले से क्विकली आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाक़तन आपको
मुस्तहकम मईशत होती हुई नज़र आ रही है और कल के बजट के बाद आपको मामलात मज़ीद ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो है ना, जो 3 साल पहले 2 साल पहले जब हम टीवी के प्रोग्रामों पे डिफॉल्ट की बात करते थे तो आज तो कोई नहीं कर रहा अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो आज ये बात तो नहीं हो रही पाकिस्तान में, तो ये तो स्टेबिलिटी तो आ गई है। और उस जमाने में शायद मैंने भी ये इंटरव्यू में ये बातें की हैं और लोगों ने बात की है कि पाकिस्तानी मईशत $60-70 तक का अगर इंटरनेशनल ऑयल होता है तो मईशत सही चल रही होती है। जब जूही तेल जो है बैनुल अक़वामी तेल $90 $100 का हो जाता है तो मईशत के अंदर बुरा हाल हो जाता है। आज क्योंकि दुनिया भर में तेल $60 का है, हमको थोड़ी सी फिस्कल स्पेस मिल गई है, IMF का प्रोग्राम साथ साथ है। तो जब फिस्कल स्पेस मिल गई तो ये वक्त है हुकूमत के साथ, जब आपके साथ स्टैब्लिशमेंट भी आपके साथ खड़ी हुई है, आपके पास कोई ऐसी खास कारामद अपोजिशन नहीं है कि इस वक्त आप कुछ फंडामेंट, और दुनिया भी आपके साथ है, हिंदुस्तान से आपकी जंग जीते हैं जब से तो और दुनिया में आपकी इज्जत है। तो इस वक्त कोई काम करने हैं, बोल्ड रिफॉर्म्स करने हैं। अगर आपने आज भी बोल्ड रिफॉर्म्स नहीं किए, देखिए 10-15 साल से आप सूबों को पैसे दे रहे हैं, क्या पाकिस्तान में तालीम बेहतर हुई है? क्या आज पाकिस्तान में 2,70,00,000 बच्चे स्कूल के बाहर नहीं है? क्या एक जाहिलों की कौम बड़ी करके आप ये समझते हैं आप IT एक्सपोर्ट करेंगे? आप समझ रहे हैं आपका मुल्क तरक्की करेगा? मतलब ये सीरियसली ये चीजें सोचने की है ना। आपने क्या करना है? आपने 2% टैक्स कम कर देना है तलत हुसैन का, 2% टैक्स बढ़ा देना है मिफ्ता इस्माइल का, एक कोई मिफ्ता इस्माइल की इंपोर्ट पे कुछ टैक्स कम कर देना है, कहीं तलत हुसैन की एक्सपोर्ट पे कुछ टैक्स बढ़ा देना है। आपने टिंकरी करना है ना, यहां से वहां लेके वहां से वे पैसे दे दिए, जिधर टैक्स कम किया उधर शहनाइयां बजेंगी, जहां टैक्स ज्यादा कर दिया वो कहेंगे यार मजबूरी थी, IMF की वजह से किया। और आपने इसी तरह मामला पैबंद लगा के आगे निकाल देना है। कोई थोड़ा सा वॉक सोचे ना। आई गेट द पॉइंट, आई गेट द पॉइंट। लेकिन मेरी बस ऑन लाइट के तीसरा दिन है ईद का, तो अगर तलत हुसैन का 2% टैक्स कम होता है और मिफ्ता का 2% ज़्यादा होता है, को ऐसे ही रखिएगा इसको, मेरा टैक्स ना बढ़ाइएगा, मिफ्ता साहब का बेशक बढ़ा दीजिएगा। बट आई टेक द लार्जर पॉइंट दैट यू हैव मेड कि हमें फंडामेंटल रिफॉर्म्स की तरफ जाना है और जल्दी जाना है। प्रोग्राम हमारा जारी है। नाज़रीन, आपने मिफ्ता इस्माइल जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं और सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी की, इनकी आपने बातें सुनी। तो उन्होंने जब मेरे से बातचीत का आगाज़ किया तो उन्होंने ज़िक्र किया कि ये जो एदाद शुमार हैं ये गोरख धंधा है और ये रिलायबल नहीं है। अब उसमें मसला ये है कि सिर्फ रिलायबिलिटी का इशू नहीं है, जिस बुनियाद पर आप पॉलिसी का तमाम ढांचा खड़ा कर रहे हैं, अगर वही ख्याली है या उसके अंदर कुछ और मामलात हैं तो वो दुरुस्त ढांचा नहीं होगा। हमारे पास खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और मुशीर है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, जिन्होंने आज इकनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। अब मिफ्ता साहब का मानना ये था, उन्होंने बैन सतूर ये बात की, जो नंबर है ना आपके ग्रोथ के, ये वो कह रहे हैं कि पहली मरतबा 10 साल में कि हमें लगते नहीं हैं कन्विंसिंग। ये कोई तअस्सुब निकल रहा है उनका सियासी, आपके ख्याल में देयर इज एन इशू देयर? देखें, ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये देखें है पर्सपेक्टिव है कि जी डेटा इज़ नॉट एडिंग अप। ये अब उसका पॉलिटिकल एक एंगल भी हो सकता है डेफिनेटली। देखें, मिफ्ता साहब हों या जो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ हैं या पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हो, तो डेफिनेटली आपको ये दिखना है कि वो एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी होता है। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं उसी इदारे की बात कर रहा हूँ जो हमारे ये सारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ये सब इन्हीं इदारों को ही कोट करते आए हैं। और यही डेटा था, यही सर्विस थे, यही बैकग्राउंड था, यही सारी कॉम्बिनेशन परमुटेशन और ये सब कुछ था। तो मैं तो उसी डेटा की बात कर रहा हूँ। तो उस डेटा के ऊपर अगर आप 3 बड़े जो GDP के हिस्से होते हैं, एक एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है एंड मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर बिल्कुल सही बात है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन है। देयर रीजंस टू इट, क्योंकि लास्ट ईयर आपने, बल्कि 2023 की मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड देता हूँ कि LSM में डिक्लाइन जो चल रहा है वो क्यों है। वो ऐसा नहीं है कि जी अभी बस 6 महीने में डिक्लाइन आ गया। देखें, आपको पता है कि जब इकॉनमी 2023 मिड और टुवर्ड्स एंड ऑफ कैलेंडर ईयर थी, तो एक हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे चले गए थे और उस पर इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस थी, इंटरेस्ट रेट्स 22% पे चले गए थे, महंगाई की शरह 38% तक चली गई थी, फूड की महंगाई की शरह 49% चली गई थी। उसके साथ साथ जो करेंसी है वो देखें स्टेबल नहीं थी, कितनी ज़्यादा डिप्रिसिएशन हुई उसमें। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे
कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले सोचेगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ गई है तो मैं कैसे लगाऊं। लेकिन 3 ही क्वार्टर से तो ये मामला स्टेबल रहे। जी जी बिल्कुल, वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए थे। देखिए और दूसरा फिर ये भी कि जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर ग्रोथ आप दिखा बिल्कुल आ रही है। देखिए मैं तो वो किधर जा रहा है, वो बना के किधर किसको बेचते वो हैं? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए वो एसएमई के अगर आप एंगल से देखें तो एसएमई में सपोर्ट की गई है, क्रेडिट ऑफटेक के थ्रू सपोर्ट की गई है, बिजली की कीमतों के थ्रू सपोर्ट की गई है। आपका जो फेवरेबल टैक्स रेट है यानी कि छोटी कंपनीज पे 22% रेट जो है वो अप्लाई 20% रेट अप्लाई होता है। तो देखें बात यह है कि एलएसएम का जो पोर्शन है वो अच्छा है इसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ये बात समझने की है कि अब जाके इंटरेस्ट रेट्स आधे हुए हैं, अब जाके एनर्जी प्राइसेस नीचे आई हैं, अब जाके इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हुई है, कम हुई है, अब जाके पिछले कुछ 6-8 महीने 12 महीने से आपके पास जो करेंसी है वो स्टेबलाइज हुई है, अब इन्वेस्टर डिसीजन ले रहा है। और इसकी एक इंडिकेशन ये है कि इंपोर्ट्स अगर आप देखें मशीनरी की वो डबल डिजिट्स में बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले क्वार्टर में या आने वाले क्वार्टर्स में आपको जो है ग्रोथ नजर आएगी एलएसएम। अच्छा, लेकिन उसकी परसेंटेज जो है वो जो आपने एक उम्मीद अफजा तस्वीर बनाई उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, उसमें अभी भी आप कंजर्वेटिव नजर आ रहे हैं प्रोजेक्शंस जो है। मैं ये कहूँगा कि लेट्स वेट फॉर जून और आने दें नंबर्स, उसमें हम उस वक्त बात करेंगे। आज जो प्रोजेक्शंस हैं वो एक कोई बेसिस है उसकी, तो उसको होने दें, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। और ज़राअत का आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी सारी क्रॉप्स जो हैं वो डिक्लाइन कर रही हैं और ज़री शोबा जो है फिर भी आपको अच्छा नजर आ रहा है? अच्छा, मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो उसको एक तरफ कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस और उसकी प्रोडक्शन देखें वो है। कंस्ट्रक्शन में इजाफा हुआ है उसके अंदर, और छोटे सेक्टर में एसएमईज की मैं बात कर रहा था जो आपने भी पॉइंट आउट किया, उसमें इजाफा हुआ है। ज़राअत के अंदर जो मेजर पोर्शन है तलत साहब वो है बेसिकली लाइफ स्टॉक का। लाइफ स्टॉक इज़ रफली 64% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। अब वो 64% के अंदर ग्रोथ है, और मैं आपको बताता हूँ ये आज की ग्रोथ नहीं है। अगर आप पिछले कई सालों का जायज़ा लें तो रफली 3.8% से उठ के 4.25% की ग्रोथ रेंज की है। इसके अंदर बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें मैं रिलेट करता हूँ इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन नीचे आई है, महंगाई की शरह नीचे आई है, तो इनपुट कॉस्ट कम हो गई है। चारे की कॉस्ट है या और रखने की कॉस्ट है लाइफ स्टॉक की, वो कम होती है, तो लाइफ स्टॉक की तो किसान जो है वो बढ़ जाती है, वो दाना कम उगा रहा है और जानवर रखने शुरू कर दिए। ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है कि डेयरी में और जानवर में फिजिबिलिटी आपकी बढ़ गई हो, कंपेयर टू आपकी सपोर्ट प्राइस नहीं है वीट के अंदर और चीज़ों में नहीं है। और दूसरी बात ये देखिए राइस की ना इंटरनेशनल प्राइसेस भी नीचे आई हैं। 33% डिक्लाइन आया पिछले एक साल में राइस की प्राइसेस में, तो उसकी भी एक प्रोडक्शन में थोड़ा सा उसकी वैल्यू में थोड़ी सी कमी। उसमें आपको वरी करता है कि पाकिस्तान की जो क्रॉप है, जो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की ज़ामिन है, उसके अंदर इतना डिक्लाइन है? डज इट वरी यू या आपके ख्याल में? एब्सोल्युटली। देखें जो आपने अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब की आज स्पीच सुनी हो तो उनका यही इस तरफ फोकस है कि जी ज़राअत का, देखिए मैं इसको कहता हूँ फार्म टू फोक यानी कि उगाने से लेकर टेबल तक आपके ये पूरी जो वैल्यू चेन है ना, इस पर हमने बहुत काम करना है। देखिए इसके अंदर यील्ड आपको इंप्रूव करनी है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, आपको स्टोरेज कैपेसिटी इंप्रूव करनी है, आपको उसके अलावा आपको जो है वो बारिशों के साथ निपटना है, क्लाइमेट के साथ निपटना है ना जी। आप देखें पिछली जो बड़ी आपकी फसलें कम हुई हैं तो रेनफॉल लेट हो गए और क्लाइमेट की वजह से भी इम्पैक्ट आया, तो वो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। देखिए क्लाइमेट जो है ना वो थ्रेट है मुल्क के लिए बहुत बड़ा, उसके लिए फाइनेंसिंग आपको मिली है, आरएसएफ मिला है आपको फर्स्ट टाइम, IMF से CPF मिला है आपको, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क वर्ल्ड बैंक ने दिया फर्स्ट टाइम $20 बिलियन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो फार्मर आपके फोकस में बिल्कुल है, प्रायोरिटी। फार्मर की जब इत्तेहाद काउंसिल जो किसानों का है उसके लीडर से बात करता हूँ, वो तो चीखे मार रहे हैं। वो कहते हैं जी हम तो लुट गए इस बजट में, तो और इस हुकूमत ने तो हमें लिताड़ के रख दी। वो व्हाई इज दैट? देखिए मुझे लगता है कि 2-4 चीज़ों पे हम बड़ी बात करते हैं। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर टैक्स पे भी हम बड़ी बात करते हैं। हमने ये कहा कि जी इकॉनमी का 23-24% है और टैक्स नहीं देते। हम यही बात करते हैं ना, रिटेल टैक्स नहीं देता या हम लेते नहीं हैं, या एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देता जी। टोटल 45% 2 सेक्टर्स का वेट है इकॉनमी में और टैक्स में सिर्फ 1-2% देते हैं। तो लेजिस्लेशन एग्रीकल्चर की भी हुई है। तो देखें ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाने के लिए वन टाइम एडजस्टमेंट्स होंगी आपकी। फिर आप हम कल को ये बात करेंगे जी आप टैक्स लेते हैं ना, मिडिलमैन को आप संभालते हैं ना, जो है आप जो है कोई सपोर्ट। देखिए सपोर्ट प्राइस पे भी मैं आपको बताता हूँ, सपोर्ट प्राइस का एक इम्पैक्ट आएगा और आया भी है। सपोर्ट प्राइस का एक देखें प्रिंसिपल ये है कि जो मार्केट इकॉनमी होती है वो होती है डिमांड सप्लाई की बेसिस पे। कंज्यूमर को प्राइस अच्छी मिले, प्रोडक्ट अच्छी मिले, वो उसी वक्त मिलती है जब आप कंपटीशन क्रिएट करते हैं। तो आप फार्म इकोनॉमी में भी ऑफ कोर्स बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को आपने बहुत इंसेंटिव्स भी तो देते हैं, उनके कहने के ऊपर आपने इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, लिक्विडिटी उनकी बढ़ा देते हैं, एग्जाम्पशंस उनको देते हैं, तो बेचारे किसान के लिए भी थोड़ा सा नहीं उसका मामला आता है, आप उसको कंपटीशन में ले जाते हैं। नहीं, ये इंशाल्लाह आप देखिए थोड़ा कहते हैं हमारी लॉबी नहीं है, वो कहते हैं हमारी लॉबी नहीं है। अगर हमारे भी चेंबर्स होते, हमारे भी बैंकिंग सेक्टर से कोई फाइनेंस मिनिस्टर आया होता, आई थिंक ऐसा नहीं है, तो ज़राअत के सेक्टर से आया होता ना, तो
फिर वो ज़राअत की बात करता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो खुद एक उनका एक वो कल अपने गांव में भी थे, वो कमालिया जो उनका है एरिया, वहाँ जाते हैं। लेकिन वो कमाली से कमाते नहीं है ना, तो बैंकिंग सेक्टर से कमाते हैं ना, कमाली से कमाने वाले की बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आपने ये देखा है ना, पिछले 10 साल 15 साल 20 साल का जायजा लें तो किसानों को, फार्म इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बहुत इंसेंटिवाइज किया गया है, इनपुट कॉस्ट पे भी और फीड प्राइस पे भी। और देखें, जो भी आपके इस वक्त पार्लियामेंट में भी हैं उसमें किसानों की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। बट पॉइंट मेरा ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं हमें कोई एक एफिशिएंसी क्रिएट करनी है, कहीं ना कहीं हमें इंसेंटिव्स वो देने जो टारगेटेड हों, कहीं ना कहीं हमें ये करना है कि जिस सबके साथ एक बैलेंसिंग एक्ट हो। तो देखें, आई थिंक ये उसका एक हिस्सा है। आई एम श्योर कि आगे जाते हुए आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी और फार्म इकोनॉमी को मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं बजट के बारे में बात करूं, लेकिन हमने ये अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप किया कि हम बजट के ऊपर फिलहाल बात नहीं करेंगे, एक दिन के बाद कर लेंगे। जरा मैं आपसे ये पूछता चला जाऊं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेगमेंट कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वर्ल्ड बैंक की जो पॉवर्टी की डेफिनेशन के ऊपर इजहार हैरानी किया है, इसकी क्या वजह है? मतलब ही शुड नो कि दिस इज द वे द बॉल बाउंसेस, मतलब उसमें वो क्या जानना चाहते हैं जो अभी तक आया नहीं है उन पर? आई थिंक डेफिनेशंस पे ऑफ कोर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि डेफिनेशन में अगर वर्ल्ड बैंक कहता है कि जी हमने अक्रॉस द बोर्ड बस $2.5 से $3 कर दिया है, इरिस्पेक्टिव कि जी पाकिस्तान की क्या डायनामिक्स हैं, नाइजीरिया के क्या हैं, साउथ मुझे यूं लगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब शायद ये कह रहे हैं कि चूंकि मैंने बजट प्रेजेंट करा था उससे पहले वर्ल्ड बैंक ने कर दिया, तो ये इट्स नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक, राइट? ऑफ कोर्स वो क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में? पॉवर्टी की डेफिनेशन तो यही है जो है, उसको तब्दील तो नहीं कर सकते। नहीं, आई थिंक वो कंट्री टू कंट्री भी ये वेरी करता है कि मिसाल के तौर पे इंडिया की पर कैपिटा डिफरेंट है, बांग्लादेश की डिफरेंट है, चाइना की डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है, नाइजीरिया की डिफरेंट है। तो वो एडजस्टमेंट्स कैसे हुई हैं वो हमने थोड़ा और स्टडी करना है उसको। बट डेफिनेटली देखें, इस पर कोई दो राय नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो लार्ज चैलेंजेस है क्या है, क्लाइमेट है, पॉपुलेशन है, लर्निंग पॉवर्टी है, हेल्थ है, एजुकेशन है। ये कहाँ के हैं, ये किसके हिस्से में आते हैं, रिवोल्यूशन कब से हो चुका है आप देखें। और मेजॉरिटी जो पोर्शन है टैक्सेस का वो कहाँ जाता है, सूबों के पास जाता है ना जी। सूबे अपना रोल प्ले करें, डिवॉल्व करें उसको और उसको लोकल लेवल पे लेके जाएं। सूबों में तो आप बॉटम अप करें हैं, 3 सूबों नहीं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। वैसे बात करूँ तो हम देखेंगे कि आपने इन 3 सूबों पर बिलखसूस, चौथा सूबा तो कह रहे हैं हमने टैक्स नहीं लगाना, खैर उसको भी आपको साथ रखना होगा। ये सूबों से आपने रेवेन्यू जनरेट करवाना जी बिल्कुल। देखिए, प्लान यही है, आप इंशाल्लाह कल देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें मैं प्रायोरिटीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, प्रायोरिटीज़ क्या हैं? प्रायोरिटीज़ ये हैं कि एक तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए, उसके ऊपर आप रिफॉर्म्स देखेंगे। सेकेंडली, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विटी होनी चाहिए टैक्सेस की, यानी कि फेयरनेस होनी चाहिए और आपकी इक्विटेबल जो है वो टैक्सेस होने चाहिए और फेयर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है पब्लिक फाइनेंसेस ऑप्टिमाइज होने चाहिए और जो सूबे कर रहे हैं वो करें। ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन वो सारी सूबों के पास है और इंफ्रास्ट्रक्चर सूबों के पास है, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन सूबों के पास है, वो काम करें। फेडरल जो है वो अपना बेसिक जो उसकी डेट मैनेजमेंट है, इवन तो अब तो ये कहते हैं जी डेट मैनेजमेंट भी आप देखें क्योंकि आप कर्जा हम ले रहे हैं और सारी चीज़ें आपके पास जा रही हैं, वाह आप करें। और तो ये बड़ा देखें है तरजीहात जिनका इजहार कल बजट में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्रोग्राम हमारा अब नाज़रीन, आदात का गोरख धंधा हो, इकनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, बुनियादी बात यह है कि बाज़ मुल्कों की मईशत ग्रो करती है, बाज़ मुल्कों की मईशत जो है ग्रो नहीं करती। बाज़ मुल्कों की मईशत उस हालत में होती है जिसमें हमारी है, कभी ग्रो करती है, कभी ग्रो नहीं करती। और जब ग्रो करती है तो ऐसे ग्रो करती है कि पता नहीं चलता, आपको जोर लगा के बताना पड़ता है कि जी हमारी मईशत ग्रो कर रही है। नदीम उल हक साहब माहिर मईशत है, साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दिलचस्प इनका पर्सपेक्टिव है कि हमने अपनी मुआशी तवानाई को उसका इजहार कैसे करना है, उसको अनलीश कैसे करना है। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। ये फरमाइएगा कि हम क्या करें कि ये जो हर साल हम प्रोग्राम करते रहते हैं कि जी इतने फीसद बढ़ गई, इतने फीसद, कोई लंबी छलांग का तरीका नहीं है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल है, इसके बारे में बहुत दफ़ा लिखा है। 2012 में प्लानिंग कमीशन मैंने एक फ्रेमवर्क ग्रोथ भी पेश किया था, फाइड में भी मैंने बड़ी दफ़ा लिखा है, किताबें भी लिखी हैं इस पे। इसका बहुत सिंपल तजज़ियाकार है। मुझे मेरे 10 नोबेल प्राइज उस्ताद थे, उन्होंने सिखाया था इकोनॉमिक्स सिंपल होनी चाहिए। ये जो हम मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स वगैरह करते हैं ये क्लासरूम के लिए ठीक है। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। आपका ब्यूरोक्रेट ग्रोथ चाहता नहीं। आपका ब्यूरोक्रेट जो है उसको पाला हुआ है लॉर्ड मैकॉले ने गोरे के ज़माने से। वो हर चीज़ में डिकी डालता है। ये एनओसी क्या होता है मुझे समझ नहीं आती। एनओसी आप मुझे बता दीजिए, एनओसी कहीं और दुनिया में नजर आता है कि आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ना परमिशन लेना है,
ना आपके रूल सेट है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। तला साहब, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं बैटिंग के लिए एनओसी लूँ, मैं टेनिस खेल रहा हूँ सर्विस के लिए एनओसी लूँ, मैं जनाब बॉलिंग कर रहा हूँ एनओसी लूँ, क्या गेम चलेगी? नहीं चल सकती। तो बड़ी दफा हुकूमत को समझाया एनओसी खत्म कर दो। लाइसेंस राज इंडिया ने, मनमोहन सिंह ने खत्म कर दिया था, हम भी खुदा के वास्ते खत्म कर दें। नंबर 2, जो बहुत बड़ी बात है, ये टैक्स डॉक्यूमेंटेशन की मुसीबत जो पड़ी हुई है ना, टैक्स हर कोई देता है, आप लेते हैं मेरे बिजली पे, मोबाइल फोन पे, सब कुछ। अब अगर कोई नहीं दे रहा इनकम टैक्स, तो यार आप ये नॉन फाइलर क्यों बनाया हुआ है? इस पे पूरी किताब हमने लिखी हुई है। अब सिंपल सी बात है कि आप एक सिंपल निजाम बना के उसको चलाते रहें। रोज टैक्स बदलेंगे तो हम सारे भाग जाएंगे, क्योंकि कोई जिंदगी नहीं काट सकता टैक्स सुबह शाम बदलने से। अमेरिका, बरतानिया, पूरी दुनिया में टैक्स एक दफा बन जाता है, चेंज नहीं होता। ये IMF की भी गलती है कि हर साल बजट में टैक्स बदलता है। टैक्स बदलना नहीं चाहिए, बल्कि हमने हिसाब लगाया है टैक्स कम करें और सिंप्लीफाई करें, मुसीबत ना लोगों को डालें, तंग ना करें लोगों को, ये डॉक्यूमेंटेशन की बंद कर दें चीज और आपको ज्यादा टैक्स मिलेगा। नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये इस पे जरा बता देना, ये जो लोग नहीं देते उनसे टैक्स कैसे लें? ये जो जिन्होंने देना ही नहीं है टैक्स, उनसे कैसे? देखिए जी, ये भी गलत बात है, वो नहीं देते, आप उनसे ले रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरा जो नौकर भी है बेचारा अंडर द थ्रेशोल्ड है, वो दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे भी, सेलफोन पे भी, बाकी चीजों पे भी दे रहा है, चीजें खरीदता है उस पर भी दे रहा है। अब रह गई बात सिर्फ इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की जो बात है, माना कि कुछ लोग नहीं देते, कुछ लोग डॉज कर रहे हैं, पर ये तरीके पूरी दुनिया में, इवन अमेरिका में एप्पल नहीं देता, इवन अमेरिका में टैक्स डॉजिंग हो रही है और होती है पूरी दुनिया में। उसमें आप क्या करते हैं, एक सिस्टम बना के चलते हैं उसके साथ। ये नहीं कि रोज चेंज करते, उस सिस्टम के साथ चलें, उसको बढ़ाएं, डिजिटाइजेशन बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, ये जो कहते हैं कि कैश रजिस्टर लगाने दुकानों में, कैश रजिस्टर लगाना कितना मुश्किल होता है। हमने 50 साल लगा दिए कैश रजिस्टर बातें करके। वो एक सिक्योरिटी फर्म को दे दे, वो कल लगा देगा, ठीक है। उसके बाद एक सिक्योरिटी फर्म को दे दे, वो ठेका कि वो इसको चेक करे कि वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, इट कैन बी डन विद इन 2 मंथ्स, कोई बड़ी बात। इसके अलावा क्या करें? तीसरी बात क्या करें? तीसरी बात ये करें जी, बड़ी सिंपल बात है, इकोनॉमी को खोले। अब ये कह रहे हैं कि टैक्स थोड़ा सा टैरिफ को गिरा रहा है, इकोनॉमी को खोले, क्योंकि हम सबको इनपुट चाहिए बात का चीजें क्या नाम काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात, तो मेरी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है ओलेस्टा, नहीं मिलती मार्केट में, खत्म हो, कहते जी इनपुट नहीं आ रहा, ठीक है। वो किसी को डायबिटीज हुई है, वो ले रहा है इंसुलिन, इंसुलिन नहीं आ रही। यार लोगों की जरूरियात है। एक मेरी वो स्टूडेंट है, उसके बच्चे का प्रॉब्लम है, शी नीड्स अ स्पेशल मिल्क, वो मिल्क नहीं आ रहा, वो बेचारी अपनी गाड़ी भी बेच बैठी है, घर भी बेच बैठी है बच्ची को पालने के लिए। ये क्या तरीके के एक इम्पोर्ट रोकी हुई है हुकूमत। एक्सटेंडेड, चौथी चीज एक्सटेंडेड छोड़ दे। ये तो हर बारी डॉक्टर साहब एक्सटेंडेड रोक के बैठ जाते हैं ना, ये गलत बात है। 5 क्राइसिस करा चुके हैं आप। तलत साहब इसे पूरा पेपर लिखा हुआ, 5 करेंसी प्राइसेस सिर्फ अपने। लेकिन आप तो छोड़ा हुआ है ना, आप तो डॉक्टर साहब ने नहीं किया हुआ, आप तो छोड़ा हुआ है, मार्केट डिटरमिन कर रही है। अभी भी आपने रोकी हुई है इंपोर्ट्स, एक्सचेंज को छोड़ना पड़ेगा, जाने दें। और तीसरी चीज जो ये है कि आप ये इनको तोड़े चीजों को, ये जो हुकूमत ने बीच में इंटरफेरेंस डाली हुई है। चौथी चीज जो है, 5वीं चीज सॉरी, आप मार्केट्स बनने दें। अब मार्केट नहीं बनने देते, मैं बार बार कहता हूँ ब्यूरोक्रेट्स मार्केट को रोक देते हैं। तलत साहब मैंने बार बार समझाया, क्रिकेट क्या है? क्रिकेट इज अ सेट ऑफ रूल्स। मार्केट क्या है? मार्केट इज अ सेट ऑफ रूल्स। आप हमें मार्केट बनाने तो दें। आपने स्टॉक मार्केट भी रोकी हुई है, वो भी 10% ऑफ GDP छोटी सी है। डीसी चीज, हर चीज की रेट लगाता है। डीसी रेट FPR रेट क्या होती है? डीसी रेट FPR रेट को खत्म कर दे। ऑटोमेटिक डिजिटाइजेशन से हमें ट्रांजैक्शन पता चल जाएंगे। पूरी दुनिया में होता है ये काम, क्यों नहीं हम कर सकते? क्योंकि हमारे बाबू लोग हर काम को रोकते हैं, हमारी जुडिशरी भी रोकती है। हमें चाहिए कि हम सोचें हम क्या चाहते हैं। डू वी वांट ग्रोथ और नॉट? नहीं चाहिए तो यार ये लोग अपने घरों में बैठते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, इनको ग्रोथ नहीं चाहिए। तभी तो मैं कहता हूँ इनकी घर गाड़ी ले ताकि ये हमारे साथ रहे, इनको फिर ग्रोथ चाहिए होगी। Okay, I have to leave it there. Always very interesting to talk to you, नदीम साहब. Wonderful ideas. इस पर बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमें कुछ रेडिकल करना है। ये मक्खी पे मक्खी मारकर हम
इतनी बड़ी मीशत का जो असल तवानाई वाला सेगमेंट है उसको हम अनलीश नहीं कर सकते। कोई नई चीज़ें हमने करनी है, लेकिन नई चीज़ें कैसे करेंगे? 50 तो कंडीशनैलिटीज़ हैं IMF की जो ओवरऑल हैं और बजट के ऊपर भी लागू होती हैं। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। हमारी ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी। कल आप मज़ीद असेसमेंट्स देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।